नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आई.पी. सिंह राजस्थान से। असम के कुछ बच्चों के आग्रह पर उनके एमए के पाठ्यक्रम में बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित एक रेखा चित्र अंधी चमारिन की मूल संवेदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि ये मेरा प्रयास आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। लेकिन मित्रों, आपसे एक आग्रह है कि इस आलोचना को पढ़ने से पहले अगर एक बार आप मूल पाठ का वाचन कर लें तो शायद आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। चलें, बनारसी दास चतुर्वेदी लिखित रेखा चित्र अंधी चमारिन की मूल संवेदना। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र और संस्मरण कहानी, उपन्यास, नाटक या एकांकी की अपेक्षा सर्वथा नूतन विधाएं मानी जा सकती हैं। यहाँ यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि ये दोनों ही स्वतंत्र विधाएं हैं, परंतु इनका उद्भव विकास साथ साथ हुआ है तथा इनके लेखक इन दोनों ही विधाओं में लिखते रहे हैं। इसीलिए कभी कभी इन विधाओं की कृतियों के मध्य विभाजक रेखा खींचना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि कौन सी कृति रेखा चित्र है और कौन सी संस्मरण, ये कहना कठिन होता है। वस्तुतः स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखे गए लेख या निबंध को संस्मरण कहते हैं, जबकि रेखा चित्र एक ऐसा साहित्यिक चित्र होता है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वरूप की शब्दों के माध्यम से मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति की जाती है। संस्मरण में आत्मपरक दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है, जबकि रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण की। संस्मरण प्रायः विवरणात्मक होते हैं, जबकि रेखा चित्र इतिवृत्तात्मक। संस्मरण में रचनाकार का व्यक्तित्व भी उभर आता है, जबकि रेखा चित्र में प्रायः नहीं। लेकिन जब किसी रचना में उक्त दोनों ही विशिष्टताएं समाहित हो जाती हैं तो उसे संस्मरणात्मक रेखा चित्र कह दिया जाता है। बनारसी दास चतुर्वेदी लिखित प्रस्तुत रचना अंधी चमारिन को संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहना शायद अधिक संगत है। इस रचना में एक सर्वहारा परिवार की अभागिन महिला, जिसे सर्वहत कहना अधिक संगत होगा, और उसकी बेटी के अभावपूर्ण और अंतहीन जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। लेकिन यह कहना अनुचित नहीं होगा कि कसिया माने माँ और सुनिया अर्थात बेटी की यात्रा में संघर्ष का चित्रण करते करते लेखक मानवीय संवेदना की उस धरातल पर जा खड़ा होता है जो असंगत तो कदापि नहीं लगता, किंतु इस रचना को विशुद्ध रेखा चित्र भी नहीं रहने देता। अपने कलेवर में संक्षिप्त होते हुए भी यह रचना प्रतिपाद्य की दृष्टि से बहुआयामी है। परिस्थितियों के बदलाव के बाद भी यह अभी तक प्रासंगिक है और एक क्षेत्र विशेष पर आधारित होकर भी सार्वदेशिक कही जा सकती है। इसकी संवेदना के कुछ प्रमुख बिंदुओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। नंबर 1, यथार्थवादी रचना। बनारसी दास जी का लेखन काल आज़ादी के दहलीज पर खड़े लेखक का लेखन काल कहा जा सकता है। आज़ादी मिलने से पूर्व और मिलने के बहुत समय बाद तक इस देश की बहुसंख्यक सर्वहारा आबादी घोर आशावादी बनी रहकर अभावजन्य जिस यातना से गुजरी, यह रचना उसका जीवंत दस्तावेज कही जा सकती है। माँ कसिया और बेटी सुनिया के जीवन संघर्ष का यथार्थ चाहे जितना भी विडंबनापूर्ण हो, परंतु उसकी सच्चाई को नकार देना हरगिज संभव नहीं। और यह भी सच है कि अभी हम इन विसंगतियों से अपने लोगों को सर्वथा विमुक्त नहीं कर पाए हैं। नंबर 2, विश्वसनीय चरित्र। वस्तुतः घटनाएं किसी भी कथात्मक रचना की जीवंतता एवं विश्वसनीयता का मूल आधार होती है, लेकिन चरित्र और पात्र उन घटनाओं की जीवंतता एवं विश्वसनीयता के भी मूलाधार होते हैं। रचनाकार ने इसके लिए बुंदेली भाषा को माध्यम बनाकर इस रचना को विश्वसनीयता के सशक्त धरातल पर प्रतिष्ठित किया है और माँ कसिया तथा बेटी सुनिया के मर्मस्पर्शी चरित्र का सृजन किया है। किंतु ये दोनों पात्र अपने संघर्ष में
इस समूचे देश के सर्वहारा वर्ग के आदर्श मानक चरित्र बन गए हैं, जिनका संघर्ष कमोवेश आज भी जारी है। इसीलिए यह रचना अद्यावधि प्रासंगिक लगती है। नंबर 3, जिजीविका का जीवंत दस्तावेज। आज़ादी की दहलीज पर सर्वहारा वर्ग के लिए परिस्थितियां बहुत ही विषम थीं। हर प्रकार के अभावों के चलते लोग नरकीय जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त थे। फिर भी आम आदमी की जिजीविका ने दम नहीं तोड़ा और कसिया की सोच के साथ जीवन संघर्ष में जुटे रहे। मोए तो ईश्वर को सहारो है, जैसे ऊखों पार लगावने हुई सो लगावे। अन्यथा आज विश्व के मानचित्र पर भारत देश किस रूप में स्थापित होता कहना बहुत आसान नहीं। इसी विशिष्टता के चलते यह रचना एक सीमा तक देश काल के बंधन से मुक्त हो जाती है। नंबर 4, भाग्य की विडंबना। इंसान अपने जीवन संघर्ष में कुछ उम्मीदें लेकर सक्रिय होता है, पर मनोवांछित सफलता सदैव नहीं मिला करती। अपेक्षा के अनुरूप न सही, पर अपेक्षा के विपरीत मिलने वाले परिणाम इंसान के हौसले पस्त कर दिया करते हैं। इसी को भाग्य की विडंबना कहते हैं। यह सत्य है कि आज़ादी की दहलीज पर भाग्य की इस विडंबना ने हमारे लोगों के साथ भरपूर धमाचौकड़ी की, परंतु कसिया की तरह प्राय हर किसी ने इसकी विसंगतियों से सम्मुखीन होकर इसका सामना किया, पलायन नहीं। इसीलिए देश और हिंदू जाति आज भी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ अपनी अस्मिता की पहचान बनाए हुए है। आशावादी संदेश। रचना में आरंभ से अंत तक ऐसी विसंगतियों की चर्चा की गई है जो इंसान के मनोबल को अंततः तोड़ देती है और उसकी संघर्षशीलता का गला घोंट देती हैं। जिन विसंगतियों से कसिया गुजरी है, पलायन हताशा के सिवा उससे और कल्पना भी नहीं की जा सकती, या उम्मीद कर लें आप कल्पना की जगह, परंतु फिर भी उसमें जिंदगी जीने की ललक है और इसी ललक को स्थापित करना शायद इसके रचनाकार का मूल उद्देश्य भी है और निसंदेह वह इसमें पूर्णतः सफल भी हुआ है। उसकी प्रस्तुति को सर्वथा विश्वसनीय ही कहा जा सकता है, काल्पनिक कदापि नहीं। वैसे भी बनारसीदास चतुर्वेदी उसी पीढ़ी के रचनाकार हैं जिसने आज़ादी की दहलीज पर निराशा और हताशा के घने घटाटोप के मध्य हर भारतवासी के अंतर मन में जीवन जीने की ललक पैदा की थी। किंतु यह भी ध्यान रखने की बात है कि लेखक समकालीन व्यवस्थाओं से संतुष्ट कदापि नहीं है, इसीलिए इसका अंत जो है वह कुछ अजीब शैली में हुआ है। मित्रों, ये आप लिख सकते हैं। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि एक परिपूर्ण रेखा चित्र के रूप में यह कृति स्थापित है। यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु अपने प्रतिपाद्य के दृश्य से यह कृति मर्मस्पर्शी बन प्रस्तुत हुई है, इसमें कोई संदेश नहीं। यह उपलब्धि स्वयं में बहुत सामान्य भी नहीं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी सूचना दें और कोई ज़रूरत हो तो मेरे से संपर्क करें। थैंक यू।